सबका नोट्स बना हुआ है? तुम नए आए हो छुट्टी? सुबह लेट तक सोती नहीं हो? तब ठीक। सुबह सोने वाले लोग सब आज आएंगे, कल नहीं, कल आएंगे, परसों नहीं, बड़ा बुरा हालत है। चलिए, क्या क्या पढ़े थे हम लोग? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, बेसिक पर ही काम करे थे। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर इवेंट्स। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, आप एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ए करते हैं ना, एक्स जेड ए। जेड क्या है? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर डिफाइन कैसे करते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब चूंकि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके इक्वल हो जाता है। लेकिन डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ए क्या है आपका? मास नंबर। मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर। देखो, एटॉमिक मास अलग प्रॉपर्टी है। एटॉमिक मास जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मास नंबर से ज्यादा एटॉमिक मास ही रिप्रेजेंट करते हैं। इनऑर्गेनिक में हम लोग मास नंबर यूज कर लेते हैं। मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यही हुआ ना? तो इसीलिए अगर आपको कभी भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और एक्स जो है वो एलिमेंट का सिंबल है। एक्स एलिमेंट का सिंबल है, जिसको शुरुआत में तो लैटिन नेम से लिया गया था सिंबल को, और बाद में धीरे धीरे लैटिन नेम का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। तो अब नॉर्मल जो नाम है, ऑफिशियल नेम वही है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप लिखते हैं एफी, तो आखिर एफी सिंबल कहां से आया है? आयरन से क्या? नहीं, फेरम से। यही लैटिन नेम हो गया। जैसे अगर आप लिखते हो Na, तो Na कहां से आया है? सोडियम से क्या? नहीं, कहां से आया? नाइट्रियम से। के लिखा अगर आपने, तो के कहां से आया? पोटेशियम से? नहीं, कहां से? कैलियम से। कई सारे एलिमेंट का लैटिन नेम थोड़ा अलग है। Cu लिखते हैं, कहां से आ गया? कॉपर बोलते हो, क्यूपरम। Cu यहां से आ गया। Sn लिखते हो, कहां से आया? स्टैनम। तो कुछ एलिमेंट में जो उसके कॉमन नेम है और लैटिन नेम है वो अलग है। Sb लिखते हो, एंटीमनी, कहां से आया? स्टीबियम। S और B। Ag लिखते हो, कहां से आया? सिल्वर। नहीं, कहां से आता है ये? बोलो। अर्जेंटम। Ag, A और G। ठीक है। अगर Pb लिखते हैं तो लेड, लेकिन आया कहां से? प्लम्बम। Hg लिखते हो तो मर्क्यूरी, लेकिन आया कहां से? हाइड्रागैरम। Hg। तो सारे एलिमेंट का अलग थोड़ी ना है, कुछ का अलग है जो मैं लिख रहा हूं। Au लिखते हो तो गोल्ड, लेकिन आया ऑरम से। और टंगस्टन कहां से आया? वोल्फ्रम। वोल्फ्रम से। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट के लैटिन नेम डिफरेंट होते हैं, बाकी तो सबके सेम है ही। कैल्शियम Ca लिखते हो वही आ रहा, मैग्नीज Mn लिखते हो। ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा अगर कोई इस पर छोटा मोटा क्वेश्चन हो, जैसे मैंने पहला बोल दिया, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स। किसी भी एलिमेंट का सिंबल किससे रिप्रेजेंट करता है? छोटे मोटे टॉपिक है, बस देखते चले जाओ। मैंने लिख दिया ए ऑप्शन में एटॉमिक नंबर को।
बी ऑप्शन लिख दिया मास नंबर को, सी ऑप्शन लिख दिया नेम को, और डी दिया ऑल। किसी भी एलिमेंट का सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नाम को। ऑल, नाम या ऑल? ऑल बोलो जी। सौरभ, शुभम, मौसमी, तनिषा, सोनी, विशाल, जारा, अंजलि, जो भी लोग बताइए सभी लोग। और कौन बोले एटॉमिक नंबर मास नंबर? कुछ लोगों ने बोला ए, कुछ लोगों ने डी, एक लोग ने बोला ए बी। देखिए हाँ, तो ऑल हो गया ना। ओनली सी। अच्छा ओनली सी, ओनली सी सही हो नहीं? ए और सी। कोई सिंबल लिख के देखो ना, कोई सिंबल लिखो। मान लो ओ लिखा, तो सिंबल से क्या क्या क्लियर होता है? क्या ओ लिखने से ये क्लियर नहीं हुआ कि एटॉमिक नंबर 8 है? ओ लिखने से कोई और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है क्या? 10, 12, 25, 50 या कोई और? नहीं। तो सिंबल को तो सबसे पहले, एटॉमिक नंबर को तो सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रही है सिंबल। अब मास नंबर, मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है? मास नंबर तो वैरी करता है, आइसोटोप्स 8, 9, सॉरी 16, 17, 18। तो क्या मास नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और थर्ड क्या लिखा मैंने? नाम। तो नाम तो ओ लिखने से क्लियर है ही, सी तो सबसे पहले ही आंसर होगा। ओ लिखने से तो कोई और एलिमेंट नोन नहीं है। अब रहा एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट या सब्सटेंस। तो ऑक्सीजन के ईच मॉलिक्यूल में क्या 2 ही एटम है? गलत। एलोट्रॉप नाम की भी कोई चीज होती है। तो O2, O3 भी तो हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा किसकी बात कर रहे हैं? किसी किसी की तो और ज्यादा होती है, बहुत वेरिएशन होता है। सल्फर में 2 भी होती है, 8 भी होती है, 6 भी होती है, 7 भी होती है, 10, 12, 20 तक जाती है, पढ़ा है। तो क्या पॉइंट निकला कि जी नहीं, आप कोई सिंबल लिखने से एटॉमिक नंबर या उसके नाम को ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके मास नंबर या एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट आइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गिव द एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन स्पीसीज। नीचे कुछ चीजें दी गई है, आपको इनका एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है? पहला Fe, 2 ना, सॉरी 26 ना। बहुत बढ़िया सर, ऐसा ऐसा ही नीट में आएगा क्या? अरे हाँ भाई, नीट में तो यही आता ही है ना। Fe पर 2 प्लस 26 या 24? 24 नहीं बेटा, 26। क्या पढ़ा अभी? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसीलिए जब आप 2 प्लस पर गए तो इलेक्ट्रॉन 24 हो गई है, प्रोटॉन तो वही है, वो तो लॉस गेन नहीं हुई है, इसलिए एटॉमिक नंबर क्या रह जाएगी बेटा? 26 ही। अच्छा अगला, अगर मैं बोलता हूं CO2, नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइन होगी? क्योंकि ये कंपाउंड है, एलिमेंट थोड़ी ना। एटॉमिक नंबर जो होती है प्रॉपर्टी किसकी होती है? एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंटल फॉर्म्स। इसलिए CO2 इसके एटॉमिक नंबर डिफाइन नहीं होंगी। अच्छा अगर मैंने बोला O2, अब बताइए, O2 बोला है, O नहीं O2, तो एटॉमिक नंबर 8 होगी या नॉट डिफाइंड होगी?
8 ही होगी, अब नॉट डिफाइंड नहीं होगी, कारण ये कंपाउंड नहीं, मॉलिक्यूल है और एलिमेंट के मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान देना, यहां नॉट डिफाइंड नहीं बोल देना। अगर मैंने बोला O3, अभी भी 8 ही होगी, अभी भी नॉट डिफाइंड नहीं बोले, कारण ये उसी एलिमेंट का एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म। ऑक्सीजन का ही ये क्या है, एलिमेंटल फॉर्म है। तो मैंने क्या बोला, एलिमेंट के लिए या एलिमेंटल फॉर्म्स के लिए एटॉमिक नंबर डिफाइन होंगे, तो इसलिए इसके लिए भी एटॉमिक नंबर डिफाइन होगी। क्लियर है? ठीक है। अगर मैंने बोल दिया, अब सोच समझ के, ग्रेफाइट, क्या अब डिफाइन होगा? क्या हो जाएगा अब? नॉट डिफाइंड ना। क्यों नॉट डिफाइंड होगा बेबेल? अभी भी 6 होगी, अभी भी 6 होगी, कारण ये भी एलिमेंट का ही तो फॉर्म है। ग्रेफाइट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एलिमेंट। तो एलोट्रॉप क्या होता है? वो भी तो एलिमेंट ही होता है। जैसे ऑक्सीजन और ओजोन दोनों क्या है, एलोट्रॉप, अपरूप है। क्या क्लियर हुआ? इसलिए एटॉमिक नंबर इसके लिए डिफाइन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसकी भी एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी? 6 ही हो जाएगी। तो अगर मैंने लिखा डायमंड, तब भी क्या हो जाएगी? 6 ही हो जाएगी। और अगर मैंने लिखा C60 बकमिस्टर फुलरीन, बकमिस्टर फुलरीन, तब भी क्या रहेगी जी? 6 ही रहेगी। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए, तो एटॉमिक नंबर को आप समझते हैं। अगले एप्लीकेशन में मैं ले चलता हूं आपको। एन एटम हैविंग म्यूट कीजिए, अब हमको नहीं ना म्यूट कर दिए। एन एटम हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स, अच्छे से देखोगे, 17 न्यूट्रॉन्स and 16 protons. Write the representation for given composition. क्वेश्चन समझ में आया? एक एटम है जिसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 16, 18 इलेक्ट्रॉन और 17 न्यूट्रॉन। आपको इसकी क्या लिखनी है? क्या लिखनी है? रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। कैसे करोगे? सबसे पहले दोस्त एलिमेंट ना फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे? एलिमेंट। और एलिमेंट फाइंड आउट किससे होगा? प्रोटॉन से कि इलेक्ट्रॉन से? प्रोटॉन से। तो इसके प्रोटॉन्स कितने? 16। इसलिए एटॉमिक नंबर का इंफॉर्मेशन वहीं से आएगा। अच्छे से देखना। तो एलिमेंट क्या हो गए? सल्फर, एटम हो गई सल्फर। अब अगले नंबर पे इलेक्ट्रॉन दिया है 18, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब इस पर 2 माइनस आ गया। -2 नहीं होती है, 2 माइनस होती है। -2 नहीं होती है, 2 माइनस होती है। बता दिया मैंने, केमिस्ट्री में कभी भी माइनस प्लस डिजिट के पहले नहीं आती। अब न्यूट्रॉन दी हुई है 17, तो न्यूट्रॉन से क्या फाइंड आउट करोगे? मास नंबर, P+N, तो कितनी हो गई? 33। तो एलिमेंट का सिंबल, एटम का सिंबल क्या हो गया? S पर 2 माइनस, नीचे 16 और ऊपर 33। क्या आ गया समझ में? ऑनलाइन से बोलो सभी लोग, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। मैंने बोला ए ट्राइवेलेंट cation atom having 14 neutron is
isoelectronic with Mg2 plus. Write the representation of given composition. A trivalent cation atom having 14 neutrons is isoelectronic with Mg2 plus. What does it mean isoelectronic? Iso, same number of electrons. तो एक ट्राइवेलेंट कटायन एटम है जिसकी 14 न्यूट्रॉन है और ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है Mg2 प्लस के साथ। तो आपको रिप्रेजेंटेशन बतानी है इसके कॉम्पोजिशन। Al पर 3 प्लस, क्या यही ना बोलने रे? तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? एटम, और उसके लिए चाहिए एटॉमिक नंबर। लेकिन अपने पास इस बार इंफॉर्मेशन न्यूट्रॉन की दी हुई है, एटॉमिक नंबर की है नहीं। लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है Mg2 प्लस के साथ। तो मेरा जो भी एटम है वो ट्राइवेलेंट एटम है, ट्राइवेलेंट कटायन है, मतलब 3 प्लस है उस पर। ट्राइवेलेंट मतलब वैलेंसी 3, तो 3 प्लस है। और वो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इलेक्ट्रॉन उतना ही है जितना किस में है? Mg2 प्लस में, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तब 10 है। तो अगर इसने लूज नहीं किया होता तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता? 3 ज्यादा या 3 कम? तो ज्यादा होती तो कितनी हो जाती? 13। इसका मतलब इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन थे शुरू में, तो प्रोटॉन भी कितने थे? 13 थे। अब यहां से एलिमेंट पता चल गया, एल्यूमिनियम। अब न्यूट्रॉन कितनी है? तो 14। यहां से पता चल गया मास नंबर 13 प्लस 14, क्या जी? इसीलिए फाइनली आंसर क्या बना? Al 3 प्लस, नीचे 13 ऊपर 27। क्या क्लियर हो गया अच्छे से सभी का? ऑनलाइन Yes, sir. सभी लोग? सर समझ में नहीं आया। नहीं आया, गुड, इसीलिए तो पूछता हूं। फिर से देखो, एक ट्राइवेलेंट कटायन है, मैंने लिखा ट्राइवेलेंट कटायन एटम, इसका मतलब है वैलेंसी 3 है, 3 प्लस लिख दिया मैंने। अब कहा जा रहा है कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है Mg2 प्लस के साथ। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब उस कटायन में उतना ही इलेक्ट्रॉन है जितना Mg2 प्लस में। तो Mg2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 10। 12 माइनस 2 10, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और 14 न्यूट्रॉन्स है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन देनी, न्यूट्रॉन से तो एटम पता चलेगा नहीं। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सोचा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, प्रोटॉन कितनी होगी। तो मुझे सोचना पड़ेगा इसके न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कितनी थी। तो जब इसने 3 लूज किया है तब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, मतलब तब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 3 लूज नहीं करा होता तो इसके पास ओरिजिनली 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते। सेजल, Yes, sir. इसीलिए ओरिजिनली 13 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो प्रोटॉन भी ओरिजिनली 13 होते। न्यूट्रल होता है एटम, तो 13 प्रोटॉन्स के लिए एल्यूमिनियम आ गया। अब 3 प्लस लग ही गई है, न्यूट्रॉन 14 है, तो मास नंबर 27। तनिषा, तुम्हारा क्लियर हुआ बेटा? बहुत हिम्मत वाली बच्ची है। तुम लोग ड्रॉपर में, वो फाउंडेशन में, और स्कूल जाते हुए पढ़ती है, हर दिन स्कूल जाती है। क्लास नहीं कर पाती है तो वो रात तक उसको कवर करती है। 11th में शर्म करो निकम्मो, तुम लोग 12th करके उसके बाद भी ड्रॉप लियो। कोई कोई तो चाचा जी हो इसमें से। देखो, ऐसे हिम्मत करनी पड़ती है, ऐसे हिम्मत करनी पड़ती है। हिम्मत चीज तो बड़ी है, नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। देखो, हिम्मत क्या होता है? बेसिकली थॉट प्रोसेस को वो क्लैरिटी देता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे वो डिस्पाइट की कोई भी हर्डल्स हैं, फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, कुछ भी। तो हिम्मत सबसे पहले लेनी पड़ती है। जो बोलते हैं ना,
किसी भी चीज को अचीव करने के लिए 3 चीजें नीडफुल होती है। पहला, जुनून। किसी चीज को पाने के लिए क्या होनी चाहिए? जुनून, हौसला और अनुभव। जुनून और हौसला बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, कि एक ही चीज है, अलग अलग चीज है। जुनून आपके अंदर आता है, लेकिन हौसला और जुनून के बीच एक बैलेंस बना रहना चाहिए। पागलपन आपके बीच आना चाहिए, लेकिन वो पागलपन मेंटेन रहना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि हौसला को बढ़ाते रहिए, तो जुनून और हौसले के बीच एक इक्विलिब्रियम सेट होनी चाहिए, नहीं तो आप मिसलीड कर जाएंगे। और एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट थिंग, जो आपके पास नहीं होती उसी के लिए आप हमारे पास आते हैं। सर क्या पूछेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका वो जुनून और हौसले के बीच जब इक्विलिब्रियम बना रहेगा ना, तो कुछ भी हर्डल आएगा ना, आप ओवरकम कर सकते हैं। दुनिया में एक पर एक लोग हैं, दूसरे का एग्जाम्पल क्या देना, एक पर एक लोग हैं जो अपनी सारे कमियों से लड़ गए, डिस्पाइट फिजिकल, डिस्पाइट मेंटल, डिस्पाइट फाइनेंशियल। इन तीनों में आप लोगों को सबसे बड़ी कमी क्या लगती है? फाइनेंशियल। लेकिन वो तो सबसे मामूली कमी, इसके तो लाखों सब्स्टिट्यूट हैं, इसके तो लाखों सब्स्टिट्यूट हैं। सोचो ना, अगर तुम्हारे अंदर फिजिकल डिसेबिलिटीज आ जाती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? लेकिन करने वाले, लड़ने वाले लोग हौसले से लड़ते हैं। छोटी मोटी समस्याएं, स्कूल है सुबह में, मेरी क्लासेस है इतनी, मैं क्लास नहीं कर, ये सब समस्या भाई तेरा अकेले का नहीं है, बहुतों के पास है ये सब समस्या। ये सब रोना गाना बंद करो। जिसको कुछ पाना है, कुछ करना है, वो रोना नहीं रोता है। मेरे पास मैथ्स के टीचर नहीं है, मेरे फिजिक्स के अच्छे नहीं है, मेरे केमिस्ट्री वाले अच्छे नहीं है, मेरे केमिस्ट्री वाले जो है वो 550 किलोग्राम के हैं, ये सब नहीं होता बेटा ऐसे। अब कुमुद सर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो चीजें हैं, बिल्कुल हैं। सोनल मानसिंह का नाम सुने हो? तुम लोग सोनल मानसिंह नहीं जानते हो? फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं जानते हो? पढ़ो यार सोनल मानसिंह को, क्लासिकल डांसर थी और पैर नहीं है सोनल मानसिंह के। अच्छा वो भी छोड़ दो, तुम लोगों को एक बोलता हूं, अभी तुम लोग तो क्या बोलो, जनरेशन वाइज तो खत्म हो गए हो। कहां तुम लोग वो देखे हो नागिन? टीवी सीरियल पे आती। अरे तुम लोग का तो क्या बात करती है सुहानी, क्या बात करते हो बेटा, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। अच्छा सब एक जैसा नहीं होता है, हाँ ये भी है। तो उसमें एक विलेन का रोल करती है, उनका नाम है क्या, मैं भूल रहा हूँ। प्रभा चंद्रन। हाँ प्रभा। सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन, हाँ यही नाम है। अरे उसके दोनों लेग नहीं है, दोनों फिट नहीं है, एक्सीडेंट में सी लॉस्ट हर बोथ फिट। और वो बहुत शानदार क्लासिकल डांसर है, एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी है ही है। सोचो फिजिकल डिबेट। अरे अभी इस बार जेई मेन हुआ है ना, इस बार की 26 वाली जो जेई मेन हुई है, एक बच्चा वो कोटा में पढ़ रहा था, उसका ऑल ऑफ सडन डिटेक्ट हुआ लंग कोलैप्स्ड। ठीक है, डिजीज का कुछ नाम है लंग कोलैप्स्ड, मतलब लंग्स के साथ उसको परेशानी। अब वो फिजिकल क्लासेस तो अटेंड कर ही नहीं सकता, और ऑफलाइन में उसकी एडमिशन थी। बेड पर उसके लिए नोट्स और उसकी पढ़ाई को, मतलब पूरा होमवर्क, मतलब वो बच्चा बोल रहा है कि ऐसे करना है और इसको इस तरीके से सवाल बनाना है, और बनाता कौन था? उसकी मम्मी। इस बार की घटना, उसको तो छोड़ देना चाहिए था। जिसका लंग कोलैप्स कर जाए, जो ब्रीथ सही से नहीं कर पाएगा, जो लिख नहीं पा रहा है, चल नहीं पा, वो जेई कैसे देगा? इसीलिए बोलता हूं, पागलपन हो ना और सही दिशा में आप काम कर रहे हो ना, अनुभवी लोग आपको मिल जाए ना, तो कोई भी चीज बड़ी नहीं रहती है। उसने किया, उसके परसेंटाइल बहुत शानदार नहीं है, 91 परसेंटाइल है, लेकिन एडवांस्ड क्रैक किया, क्योंकि पीडब्ल्यू कैटेगरी भी आई, और पीडब्ल्यू कैटेगरी में रैंक उसकी कितनी है? 50। आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस इस बार, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस। तो पॉइंट ये नहीं है कि उसने पीडब्ल्यूडी से लाया, ये पॉइंट नहीं है सर, वो तो हम भी ले आएंगे। बेटा तेरा तो फीवर आता है ना, तो तू अगले दिन क्लास नहीं आता है। उसका तो लंग कोलैप्स्ड है, लंग्स का कोलैप्स करना आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़िए, बायो वाले तो थोड़ा बहुत समझ ही पा रहे होंगे। वो किस काम का वो व्यक्ति? पागलपन होना चाहिए। तो कर रहा है बच्चा, इसलिए मैंने बोला स्कूल जाते हुए चीजों को मैनेज कर रहा है, ऐसे बच्चे हैं। और हम लोग पढ़ाते हैं बहुतों को ऐसे, स्कूल जाते हुए चीजों को मैनेज करता है।
और हमें ड्रॉप पर ड्रॉप लेनी पड़ती है। ये मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें क्यों ड्रॉप लेनी पड़ रही है, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं अगर तुमने ड्रॉप लिया है तो डिस्पाइट कोई भी कमी, कोई भी हर्डल्स, तुम्हारे दिमाग को वो के बैरियर को, उसको जो है ना वो पार करना है, सारे हर्डल्स को, तुम्हारा जो मेंटल थ्रो होना चाहिए उस थ्रो को पार करना है, उस हर्डल को। मैथ्स के टीचर नहीं मिले, सोचो सोल्यूशन क्या होगा और उस सोल्यूशन को सोचो, नहीं एग्जीक्यूट करो। फिजिक्स के टीचर नहीं हो पा रहे हैं, केमिस्ट्री के नहीं हो पा रहे हैं, बायो के नहीं हो पा रहे, तुम सोचो कैसे होगा और तुम्हें परफॉर्म करनी है। एक ही बात तय है, एक ही बात तय है कि तुम्हें परफॉर्म करनी है। तुम सोचो कि दुनिया में इतने लोग करके गए, जो एनडीए की तैयारी करता है ना, एनडीए की जो बच्चा प्रिपरेशन करता है ना, उसकी जब एनडीए में तो बड़ा सिलेक्शन होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अब तो हो गया भाई साहब, हम कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर बनने ही वाले हैं, ये सोच के तो बच्चा ज्वाइन कर लेता है, एंट्रेंस दे देता है, रिटर्न विटर्न तो चलो उसका ईजी है। बाद में डिबेट होती है जब, तो उस डिबेट में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, चलो वहां से भी पास कर गया, तब भी लगता है एनडीए जाना। बेटा वहां जाने के बाद जितनी टफ फिजिकल ट्रेनिंग होती है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं 90% स्टूडेंट के दिमाग में ये लगभग हर दिन आता है कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। इतनी टफ फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिर छोड़ क्यों नहीं देता है? और छोड़ने का परसेंटेज पॉइंट में, दिमाग में आने का परसेंटेज 90+ है, और एनडीए छोड़ने का परसेंटेज पॉइंट में। इक्के दुक्के लोग छोड़ते हैं और उसके भी रीजन अलग होते हैं। अपना एक बच्चा था सीपू गिरी, तो उसने छोड़ दिया था, उसके रीजन अलग थे, वो एक्सीडेंट हो गया था कुछ कुछ, तो फिर वो अटेंड नहीं कर पाया था तो उसने छोड़ दिया। बाद में उसने यूपीएससी लिखा, उसका हो गया, बन गया आईएएस, अभी वो यूपी में है, यूपी कैडर में है, तो वो अलग है। बाकी 0.1% छोड़ रहा, मतलब पॉइंट में परसेंटेज उसके छोड़ने के, क्यों इतना कम परसेंट है? हाँ? उसके ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है ना, उसके अंदर ये चीजें इन्फ्यूज कर दी जाती है। तुम अभी भारत को भारत समझते हो, और उसकी जो ट्रेनिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर इन्फ्यूज कर दी जाती है वो पैट्रियोटिज्म को सर के ऊपर और बॉडी से बाहर एक लेयर बना दी जाती है उसकी, तुम अलग ही चीज बन जाते हो। जैसे कैसे मिलिटेंट तैयार होते हैं कि अपना जान देने के लिए वो तैयार है, इसका मतलब उसकी ट्रेनिंग हुई, उसके अंदर इन्फ्यूज किया गया, तुम्हारे अंदर वो पैट्रियोटिज्म इन्फ्यूज कर दी जाती है। कई सारे बच्चे ऐसे बताते हैं कि सर जब हम, मेरा छोड़ने का मूड हुआ और मैंने प्लान भी कर लिया, तो उसमें पैसा आपको पे करना पड़ता है कि आप इतना पैसा दीजिए और तब जाइए। तो कई बार ऐसा हुआ कि एक आध बच्चे ने ऐसा बताया, 2 बच्चे ने इनफैक्ट बताया कि सर प्लान हो गया कि फाइनली छोड़ दो, पेरेंट को बोल दिया नहीं नहीं पढ़ सकता मैं अकेला बाल बच्चा हूं कि 2 बाल बच्चा हूं, उससे मतलब नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, आप मुझे ले चलिए वरना मैं मर जाऊं। अब पेरेंट क्या करे? तो पेरेंट ने डिसाइड किया चलो ठीक है, पैसे अरेंज करें, इसको ले आते हैं वापस। जो लाने का प्रोसेस है ना, उसमें एक बच्चा बताता है कि सर जब मैं हॉल में बैठता हूं और सभी की, मतलब जब फोटोज लगी हुई है कि आपसे पहले इतने लोगों ने इंडियन आर्मी को या आर्मी को सर्व किया है, इतने लोग ये बने, इतने लोग ये बने, इतने लोग ये बने, और सभी स्टफ ट्रेनिंग को पार करके गए हैं, तो उस समय में आता है मन में एक ही बात, दुनिया में सबसे बड़े निकम्मे हम ही हैं क्या? इतने लोगों ने सबको पार कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? तो उस बच्चे ने बताया कि सर मेरे अंदर वो ट्रिगर करा, स्पार्क करा, फिर मैं बैक ऑफ कर गया, मैंने नहीं छोड़ा, और वो सक्सेसफुली वो आगे बढ़ा। फिर समझ में आया? तो हर्डल्स बहुत सारे, बहुत तरह के हैं, लेकिन दिमाग में अगर वो फितूर, वो पागलपन रहता है और सही दिशा में काम करते हैं तो हम कर जाते हैं। सोचने से बस नहीं होता है, नीट में रैंक आ जाए और आईआईटी में रैंक आ जाएगा क्या? और प्लान करने से भी आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। उसके लिए एग्जीक्यूशन बहुत प्रॉपर डायरेक्शन में जरूरी है, बहुत प्रॉपर डायरेक्शन में जरूरी है। हम लोग पढ़ाते बेटा, क्या ड्रॉपर को ये डिजर्व करते हो कि मैं ड्रॉपर को ये पढ़ाऊं? क्या ये ड्रॉपर के लिए टॉपिक बनी हुई है? बताओ मुझे, क्यों पढ़ा रहा हूं? ये मान के चलता हूं कि कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनके अंदर अगर हिम्मत है लेकिन उनके फंडामेंटल्स वीक है, हक है उनको सीखने पढ़ने करने का, लेकिन तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी कि मैं ऐसे चीजों में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूं, मैं तेजी से डिस्कस करते हुए निकल जाऊं, तुम्हें घर पर इनको 2 बार 3 बार एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी। अब उसी में कोई कर गया तो टिक गया, कोई नहीं कर पाया वो लेफ्ट कर जाएगा। अब जो लेफ्ट कर जाएगा मैं उसके पीछे तो नहीं लगा रहूंगा ना, फिर तो अच्छे वालों का भी खराब हो जाएगा।
तो मैंने ट्राई दोनों के लिए करा, अपनी तरफ से मेरी जो ईमानदारी हो सकती है मैंने दोनों के लिए बरता। बाकी आप किस कैटेगरी में और आपको कैसे मैनेज करना है ये तो आपको बेटा देखना पड़ेगा, आपको डिसाइड करनी होगी। आइए, तो ट्राइवेलेंट कटायन वाला ये समझ गया। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, ए डाइवेलेंट आयन having 48 neutrons is isoelectronic with inert gas of fourth period elements. सेम क्वेश्चन है, राइट द रिप्रेजेंटेशन, राइट द रिप्रेजेंटेशन फॉर गिवन कॉम्पोजिशन। SR 2+, पूरा पूरा बताना, ऊपर नीचे क्या लिखोगे सब, मतलब उसके सारे पोजीशंस को भरते हुए। और जिन लोगों का फंडामेंटल वीक रहे क्वेश्चंस को 2 बार बनाइए वो। SR 2+। लेफ्ट अप वो सभी तो कुछ बताना पड़ेगा ना, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। SR 2+। अरे तो दाएं बाएं भी तो बताओगे, अगर आपने SR 2+ बोला है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? 38 और 86। 38 86, ठीक है सेजल, ठीक है आशुतोष। क्या सुहानी? ऊपर ऊपर का भी तो बताओगे। 86 सेलेनियम 2+ और स्ट्रोंशियम 2+। 2- ना, एग्जैक्टली, दो तरफ आंसर जाएगा इसका, एक तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इस बार कटायन नहीं लिखा। क्या प्रिंस? इस बार मैंने कटायन नहीं लिखा बेटा। देखो मैंने क्या लिखा, एक डाइवेलेंट एटॉमिक आयन है, इसीलिए डाइवेलेंट का मतलब है कि 2 वैलेंसी। तो 2 वैलेंसी 2 तरीके से आ सकती है, एक मेरे एलिमेंट पर 2+ हो और एक मेरे एटम पर 2- हो, दोनों चीजें हो सकती। अब न्यूट्रॉन दोनों में 48 है, क्लियर है, लेकिन अभी एटॉमिक नंबर पता नहीं चला। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है 4th पीरियड एलिमेंट से, 4th पीरियड का इनर्ट गैस। तो 4th पीरियड की इनर्ट गैस कौन है? हीलियम 1st पीरियड, नियन 2nd, आर्गन 3rd पीरियड, क्रिप्टन 4th पीरियड। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 36। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 36। तो इलेक्ट्रॉन 36 है, तो प्रोटॉन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन क्या रहेगा? 34 ना, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर प्रोटॉन्स कितने हो गए? 38 ना, क्योंकि 2 निकालने के बाद 36 है। तो एलिमेंट क्या हो गया यहां से? स्ट्रोंशियम पर 2+, और यहां पर क्या लिखोगे आप? सेलेनियम पर 2-, प्रोटॉन की वजह से। अब मास नंबर क्या हो गया? 48 प्लस 38 ना, P+N, तो मास नंबर हो गई 86, और मास नंबर यहां पर क्या हो गई? 48 प्लस 34 ना जी, 82। तो आंसर क्या बना? यहां से बना SR पर 2+, 38 और ऊपर 86, और यहां से आंसर क्या बना? SE पर 2-, नीचे 34 और ऊपर 82। क्या आ गया सभी को समझ में? दोनों आंसर।
क्या सेजल आया समझ में? तनिषा? Yes, sir. गुड, Yes, sir. वेरी गुड। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार तेजी से। इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, then find the percentage change in atomic mass of carbon 12। यदि प्रोटॉन के मास को आधी कर दी जाए तो C12 के एटॉमिक मास में कितना परसेंट का चेंज आएगा? 50%। क्या बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्या रविकांत, कितना आएगा? ट्राई करो। अलग प्रिंस? सर 50%। 30%। 25 शुभम ने लिखा। 25 क्या घटेगा बढ़ेगा ये बोलो? सर 25%। 25% घटेगा। आशुतोष? घटेगा सर। माइनस। यस सर, माइनस। घटेगा। हाँ वेरी गुड, 25% होगा ना। 25। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों चीज है ना। एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ एटम। सबसे पहले एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ एटम को। एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ एटम को। वो एक मोल का मास नहीं होता है, एक एटम का मास होता है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन चीजें। तो एटम की मास किसके वजह से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन चीजें। एटम का मास किसके वजह से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से मास नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास नेग्लिजिबल है। तो अब मैंने क्या बोला, अच्छे से देखो। प्रोटॉन की मास को आधी कर दी जाए तो अभी आपका C12 है। मुझे दो ही चीजें लिखनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितनी है, क्योंकि एटॉमिक मास इज ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मेरा प्रोटॉन्स कितना है बेटा? 6। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपके? 6। यही है ना। तो एक प्रोटॉन का मास mp, तो 6 प्रोटॉन की मास मैंने 6 mp लिख दिया। और यहां पे क्या लिख दूं? 6 mn। और mp और mn क्या होता है? इक्वल। पढ़ा आपने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मास इक्वल होती है। तो मैंने एक एटम का मास क्या लिखा? 12 mp। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन आधी हो जाए, mp/2 हो जाए। तो जब आधी हो जाएगी तो अब जो आपकी कार्बन है, इस कार्बन को अच्छे से देखिए। अब प्रोटॉन की मास आधी हो गई तो कितनी हो गई? 3 mp। लेकिन न्यूट्रॉन तो उतना ही रहा ना मास, इसलिए टोटल क्या हो गया? 9 mp। बोलो कोई दिक्कत है? तो बढ़ा या घटा? घटा। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट इक्वल्स टू, डिक्रीमेंट कितने से हुआ है? बाई ओरिजिनल इनटू क्या? 100। क्या ये क्लियर हुआ अच्छे से? बोलो अच्छे से क्लियर हुआ? तो क्या आ गया यहां पर? डिक्रीमेंट कितने से हुआ? 3 से। ओरिजिनल कितनी थी? 12 इंटू 100, 25%। बोलो आया सभी को समझ में? सभी को? छुट्टी आपको? ऑनलाइन कोई दिक्कत किसी को? इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ and that of neutron is double, then
find the यहां पे जोड़ दे रहा हूं इन O16, ओ क्या दे दिया 16, ठीक है, ऐड कर दिया। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बताइए क्या होगा? 25% बढ़ जाएगा कि कांस्टेंट रहेगा? चेंज होगा। ऐसा नहीं सोचना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, एक आधा एक डबल हो गया तो कांस्टेंट रह गया। हाँ, बताओ ऑनलाइन से लोग क्या आएगा? इंक्रीजेस बाय 25%। क्या 25% से बढ़ जाएगा? कंफर्म? यस सर 25 इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। कैसे बना? O16 प्रोटॉन कितने हैं 8 और न्यूट्रॉन कितने हैं 8, कितना आ गया 8 MP और कितना आ गया 8 Mn, कितने हो गए 16 MP। अब मैंने क्या बोला? प्रोटॉन की मास क्या हो जाएगी हाफ और न्यूट्रॉन कितनी हो जाएगी डबल 2 Mn। तो अब मेरा क्या हो जाएगा यहां पर 4 MP ना, और प्लस कितना 16 Mn, तो कितना हो गया 20 MP। इसलिए परसेंटेज इंक्रीमेंट बराबर 4 ओरिजिनल 16 इंटू 100, फिर से 25% इंक्रीमेंट आया ना, बोलो ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिख रहा हूं राइट द सिंबल। समझ में आया? सिंबल लिखिए इसका। गिव द रिप्रेजेंटेशन फॉर डॉटर एलिमेंट। हम लोग किसी भी क्वेश्चन में पेरेंट और डॉटर दो टर्म इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट का मतलब हुआ शुरू वाला और डॉटर का मतलब हुआ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब लड़कों की कहीं वैल्यू नहीं है, केमिस्ट्री में भी नहीं, समझे? कहीं सन एलिमेंट नहीं लिखता है, डॉटर एलिमेंट, डॉटर प्रोडक्ट ऐसे लिखेगा। एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 20, लिखा एक नया आंसर। मुझे सिंबल लिख के दिखाओ कि क्या आंसर आया आपका। वो भाषा में नहीं बोलनी है, रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया आपको, रिप्रेजेंटेशन देनी। एक काम करता हूं, मैं ऑप्शन दे दूं, तब तो सर हम लोग तुरंत बना देंगे। हम लोग सर अलग तरह की प्रजाति है ना। चलो मैं ऑप्शन देता हूं। तो लोग प्रजाति अलग है तो मैं भी अलग ही हूं। पहला O820, दूसरा BE420, तीसरा O816, चौथा BE416, और पांचवा नन। हाँ, सौरभ ने बोला ऑनलाइन से सेकंड।
सेकंड, सुहानी का भी सेकंड, सेकंड, पता नहीं सर, फर्स्ट होगा सर। फर्स्ट शुभम का, जारा ने लिखा सी, थर्ड, और कोई लिखा है? एक ही लिखा है ना? और कोई बताओ? सौरभ, आशुतोष, तनिषा, सेजल, मौसमी, अंजलि, नितिन, विशाल, दिव्या, सोनी, न्यूटन, न्यूटन साहब क्या होगा बताइए? सुमन कुमार यादव, मुझे फर्स्ट लग रहा है। फर्स्ट लग रहा है। सी, सोनी का सी, सेकंड, सेकंड, फोर्थ, ठीक। चलिए अपने अपने आंसर सब लॉक कर लीजिए, अब बाद में बदलना नहीं है, ठीक है? ईमानदारी से, ईमानदारी वो क्या होता है सर? अभी अभी तो सर 12th पास करके आए हैं, तो पूरा गजनी बनाए हुए थे, इतनी तरह से वो आंसर लिखे हुए थे बॉडी पे। ईमानदारी। देखो मैंने बोला कि डॉटर एलिमेंट का आपको सिंबल लिखना है। सिंबल में सबसे पहले दो चीजों की जरूरत होगी, एटॉमिक नंबर नीचे और एक चीज ऊपर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? मुझे ये बताइए एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप बाजार जाते हैं, आम का महीना है, एक आम खरीदते हैं और वो 200 ग्राम वजन का एक मैंगो आपको मिलता है। आपका बजट अचानक आपको लगता है कम हो गया, आपने बोला इसको हटा के 100 ग्राम कर दो, उसने अब एक मैंगो रख दिया, 100 ग्राम आ गया। मास को घटाया, क्या नंबर भी चेंज हो गया? नंबर भी चेंज हो गया? नहीं। अगर आपने उसको बोला होता कि नहीं 200 ग्राम ही रखो, लेकिन 2 इस पर मैंगो आने चाहिए, मुझे मिलने चाहिए, 2 आम मिलने चाहिए, तब उस केस में मास वही रहता, नंबर बदल जाता। लेकिन फर्स्ट केस में आपने क्या किया? मास आधा किया, नंबर वही रखा। तो दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? मैंने आपको जो बोला करने आप वो करेंगे ना, तो मैंने क्या बोला आपको आधा करने, आपने नंबर भी आधा कर लिया। प्रोटॉन चेंज कहां होगा? प्रोटॉन की मास मैंने बोली चेंज होने। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आईक्यू यूज करना आपका। मैंने आपको बोला मास चेंज करने, आपने मास की वजह से नंबर भी चेंज कर लिया, तो नंबर वही रहेगा। इसीलिए मैंने बनाने में वहां पर इस बार ऑक्सीजन नहीं लिखा, वरना आप पकड़ लेते, क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन बनाना था। पिछले वाले में मैंने कार्बन लिख दिया था, वहां से भी आपको समझ में आना चाहिए 6 प्रोटॉन से 3 एमपी गया है, तो मैंने लिथियम तो नहीं लिखा, कार्बन लिखा, तो वहां से भी आपको यहां पकड़ना चाहिए था। तो सबसे पहले अब जो मेरा एटॉमिक नंबर होगा डॉटर एटम का, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बोलो? वो 6 ही रह जाए, सॉरी 8 ही रह जाएगी। अब आते हैं सेकंड नंबर पर। मैंने करवाया क्या है आपसे? मास। मैंने चेंज आपसे क्या करवाया? तो आपको मास के टर्म में आंसर करना पड़ेगा। तो अब मास कितनी हो गई है? 20। इसलिए एटॉमिक मास कितनी हो जाएगी? 20। और मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस तरह से? ऑक्सीजन 8 और 20 ए। किसी ने दिया है क्या? अच्छा आप लोगों ने दिया, आपने रेहान ऑनलाइन से किसी ने बोला ए? यस सर बोला। आया था लेकिन बोले नहीं। लेकिन अगर मैंने पूछा इसका मास नंबर कितना होगा, मास नंबर अभी भी 16, क्योंकि मास नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ
प्रोटॉन, और वो मैंने चेंज करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए अभी भी मास नंबर कितनी होगी, 16 ही होगी। तो सिंबल ये क्यों होगी, सिंबल वो इसलिए होगी क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मास पर बेस्ड है कि नंबर पर बेस्ड है, इसीलिए मास नंबर, वहां पर एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करोगे। अगर नंबर पर बेस्ड रहती तब आप नीचे क्या लिखते, ऊपर में वो 20 लिखते कि 16, तब 16 लिखते। जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसा मैं एक पार्ट और लिख दूं सी वाले पार्ट में कि आप रिप्रेजेंटेशन बताओ कुछ इस तरह से जो रिप्रेजेंट करता हो एटॉमिक नंबर मास नंबर को, वो सिंबल जो रिप्रेजेंट करता हो किसको, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को, तब आप क्या लिखते, तब आप लेफ्ट में लिखते नीचे 8 और ऊपर कितने लिखते 16, क्योंकि मास नंबर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, जो बोला है चेंज करने वही चेंज करने। क्लियर रविकांत, सभी लोग ऑनलाइन से क्लियर हो? यस सर, क्लियर है। बाकी लोग, तनिषा, सोनी, विशाल, जारा, दिव्या, Yes. Yes, sir. चलिए आइए, तो ये हो गया। अब मतलब इस तरह से स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, वो आते रहेगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर इवेंट्स। छोटे छोटे टर्म है, ये भी आपको आता है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस करते चले जाता हूं, किन्हीं को अगर बेसिक्स वगैरह में कोई दिक्कत होगी तो समझ जाइए। तनिषा, क्या आपको पिछला क्वेश्चन आया था बेटा समझ में? Yes, sir. गुड समझ आया। गुड। आइए, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर इवेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं यूज करता हूं आइसोटोप्स। आपने 9-10 में पढ़ा है, आइसोटोप्स पढ़ा है ना? एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी है क्या अलग अलग, समस्थानिक बोलते हैं हिंदी में। एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी है क्या अलग अलग, एक ही एलिमेंट की, एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास नंबर क्या हो जाता है, अलग अलग। देखो एलिमेंट वही है, एलिमेंट नहीं बदलना। इसे मान लो ये बोरॉन है, बोरॉन है, तो बोरॉन यहां पर एलिमेंट सैंपल है, ये एलिमेंट है, एटम नहीं है, एलिमेंट सैंपल है ये। तो बोरॉन की 10 है एटम्स, लेकिन मान लो कि कहीं कहीं पे मुझे बोरॉन कुछ 11 मिल गया, कुछ बोरॉन क्या मिल गया 11। ये देख लो मैंने 2 लिख दिया यहां पे, ऐसे ही 11। तो आप इसी 10 को और 11 को क्या बोलते हो, आइसोटोप्स बोलते हो ना, यही है ना। आइसोटोप्स देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, सॉडी। किसने दिया था, सॉडी नाम के साइंटिस्ट ने। 1913-15 के आसपास दिया गया था, और इसके लिए 1920 का नोबेल प्राइज इनको, 21 का 1921 का इनको नोबेल प्राइज मिला था, आइसोटोप्स के लिए नोबेल प्राइज। ठीक है, सॉडी ने आइसोटोप्स दिया था। इससे पहले तक मतलब लोगों को मालूम नहीं था कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर एटम्स के अलग अलग भी हो सकते हैं, मास नंबर या एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स देना मतलब आपकी केमिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। फिर आइसोबार्स वगैरह में नहीं है, सिंगल नोबेल प्राइज आइसोटोप्स में। तो आइसोटोप्स में आप क्या बोलते हैं इस तरह से, क्या सेम रहनी चाहिए और क्या डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या रहेगी सेम, और मास नंबर क्या होगी डिफरेंट। बोलो, कांस्टेंट मतलब सेम और नॉट कांस्टेंट मतलब वो वेरी कर रही। तो मास नंबर होती क्या है, प्रोटॉन प्लस, और एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन। इसका मतलब क्या हुआ, कौन बदल गया, न्यूट्रॉन। तो आपको बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि आइसोटोप्स होते क्यों है, न्यूट्रॉन के बदलने के कारण। तो आइसोटोप्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। क्या जी, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट having different number of neutrons। इलेक्ट्रॉन से जुड़ी घटना है कि न्यूक्लियस से, बोलो, न्यूक्लियर इवेंट, न्यूक्लियस से जुड़ी हुई घटना है। ठीक है, मेनलिफ का पीरियोडिक टेबल आइसोटोप्स के आने के बाद ही पूरे तरीके से समाप्त हुआ।
क्योंकि मैनलिफ के पीटी में क्या था, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में वो सजाते थे, और जब तक आइसोटोप्स नहीं था तब तक उनका पीटी गलत साबित नहीं हुआ था। आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद उनका पीटी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अब ऑक्सीजन 16, 17, 18, नाइट्रोजन 14, 15, बोरॉन 10, 11, तीन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं एसएन के, तो ढेर सारे पोजीशन लग जाएंगे ऐसे में। तो मैनलिफ की पीरियोडिक टेबल पूरे तरीके से रिजेक्ट हुई थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, और इन्हीं दिनों ठीक आया था उसका पीरियोडिक लॉ, किसका, मोशले का, एकदम इन्हीं दिनों 1913-15 में ही उनका भी पीरियोडिक लॉ आया हुआ, एक ही टाइम पर आया हुआ। तो इन दोनों के को आप जोड़ लो एक साथ तो मैनलिफ का पीटी रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो हम लोग आइसोटोप के सैंपल के केस में एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड फॉर आइसोटोपिक सैंपल्स। अच्छे से देखेंगे, क्या ये टर्म आया समझ में? अब इसमें बोरॉन की 10 भी और बोरॉन की 11 भी है, तो ना आप 10 बोल सकते हैं इस बोरॉन का, इसका अगर मैं एटॉमिक मास पूछूं तो एटॉमिक मास क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 10 AMU, 10 यूनिट, या फिर 11? क्या दोनों में से कुछ बोल पाओगे क्या? क्योंकि 10 भी नहीं है प्योर और 11 भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इस केस में? एवरेज, AAM। AAM मतलब एवरेज एटॉमिक मास। तो वो क्या होगा? 10 + 11/2? नहीं, वो भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप दिमाग लगा पा रहे होंगे, सर ये तो 10 की संख्या बहुत ज्यादा और 11 की संख्या बहुत कम है। इसका मतलब वो नंबर पर डिपेंड करेगा। कितना पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? नंबर पे। परसेंटेज बोल लो। तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास के लिए आप क्या बोलोगे? सर 10 वाला कितना परसेंट है, 11 वाला कितना परसेंट है, जोड़ के डिवाइडेड बाय 100। तो परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई करोगे किससे? एटॉमिक मास से। कितना प्रतिशत कोई पाया गया, अबंडेंस मतलब पाया जाना, इसका क्या लोगे? समेशन, और बाई क्या करोगे? 100। बोलो, जैसे अभी बोरॉन वाला एग्जांपल था, तो मान लो मैंने बोल दिया 98.2% है बोरॉन 10 की और 1.8% है बोरॉन 11, मान लो ऐसा बोल दिया। तो अब यहां पर एवरेज इस सैंपल का एटॉमिक मास क्या होगा? एवरेज हो जाएगी ना। तो 98.2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। अब प्लस 1.8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 11 से। और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 100। क्या ये समझ में आया सभी को? अगर जब करते हो ऐसा फाइनली तो आ गया 10.018। इसका मतलब है ये जो बोरॉन सैंपल है इसका एटॉमिक नंबर 5 है, लेकिन मास 10.018 है, ना 10 ना 11। अरे बोलो, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आइसोटोपिक सैंपल के लिए हमेशा हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल के अधिकांश एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं या नहीं होते हैं? तो होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अधिकांश एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, बहुत कम ही है जिनके आइसोटोप्स नहीं होते। वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर नोन which do not have क्या जी? एनी नेचुरल आइसोटोप। फिर सिंथेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? नेचुरल। बहुत ही कम ऐसे हैं जिनके कोई नेचुरल आइसोटोप्स नहीं है। इनमें कौन आते हैं? बेरिलियम 9, इसमें आया फ्लोरीन 19, सोडियम 23, एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31, और इसके बाद इक्के दुक्के। समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? अरे समझ में आया? इनके आइसोटोप्स है या नहीं है? कौन वाले नहीं है? नेचुरल नहीं है कि सिंथेटिक? कि है ही नहीं। नेचुरल। सिंथेटिक तो किसी का भी बना सकते हैं। सिंथेटिक मतलब मैनमेड। मैनमेड तो फास्फोरस की 33 भी होती है जो बहुत सारी चीजों में काम आती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में काम आती है वो। तो इनके नॉन नेचुरल आइसोटोप्स, इनके नेचुरल आइसोटोप्स नहीं होते। इवन एटॉमिक नंबर के ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं ऑड वाले से। इवन एटॉमिक नंबर का क्या होता है?
ज्यादा होता है, रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ नेचुरल आइसोटोप्स। किसका जी? इवन का। वो भी पड़ोसी से, यानी कि कहीं से। पड़ोस के ऑड वाले से क्या है, उनके आइसोटोप्स ज्यादा होते हैं सामान्य तौर पर, जनरली। जैसे बोरॉन ऑड है, देख लो 10-11, लेकिन कार्बन इवन है 10-11-12। अरे कुछ आया समझ में? नाइट्रोजन ऑड है एटॉमिक नंबर 14-15, ऑक्सीजन इवन है 16-17-18। अरे आया समझ में? फ्लोरीन ऑड है 19। तो सामान्य तौर पर ऑड वाले के आइसोटोप्स कम है और इवन वाले के आइसोटोप्स ज्यादा होते हैं सामान्य तौर पर। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइसोटोप्स टीन का होता है, टीन SN पीरियोडिक टेबल में। और नेचुरल के सिंथेटिक, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल आइसोटोप्स किसका बोला मैंने? टीन SN 10 होते हैं इसके, 10 आइसोटोप्स। बहुत ज्यादा है ना जी। मैनलिफ के पीरियोडिक टेबल में आधा पोजीशन ले लेता बेचारा। 10 आइसोटोप होता है 112 से 124 के बीच में। एनीवेज, आइए देखिए हाइड्रोजन को बताता हूं थोड़ा सा। हाइड्रोजन चूंकि आइसोटोपिक एलिमेंट है, हाइड्रोजन H11, H12, H13, H14 और भी आगे हो सकता है, मैंने पढ़ाया है। इसमें से नेचुरल कौन कौन है? 1 से 3 नेचुरल है, और नीचे वाले सारे क्या है? सिंथेटिक है। आप इसी को क्या बोलते हो? प्रोटियम ना। इसको क्या बोलते हो? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को बोलते हो ड्यूट्रॉन। एक टर्म आएगा आगे चल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्या आएगा? ड्यूट्रॉन। व्हाट इज ड्यूट्रॉन? न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम इज कॉल्ड ड्यूट्रॉन। दिस इज कॉल्ड ट्रिटियम। न्यूक्लियस ऑफ ट्रिटियम इज नॉट कॉल्ड ट्राइटन। ट्राइटन इज अनदर वर्ड। ठीक है, बस ड्यूट्रॉन के लिए वहां। और ये क्वाड्रियम बोलते हो। देखो एक पॉइंट बोलता हूं, मैंने इसको पढ़ाया आपको। इसमें स्टेबल कौन कौन है? ये और ये क्या है? स्टेबल। जबकि ये क्या है? अनस्टेबल। इसकी हाफ लाइफ पीरियड है 12.32 ईयर्स। इसीलिए मैंने बोला मैं बार बार खुद ही कई बार डिस्कस करूंगा कि वो आपको याद हो जाए। और इसकी हाफ लाइफ पीरियड लेस देन 10⁻⁻21 सेकेंड। ठीक है, चलो ये भी पॉइंट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बताने जा रहा हूं, आपको याद होगा इनके अबंडेंसेस के बारे में मैंने बात की थी। हाँ, पाया जाना। हाइड्रोजन अकेला 99.985%, 99.985%। मतलब ड्यूटेरियम को ढूंढना कितना मुश्किल होगा समझ में आ गया, क्योंकि इसका प्रतिशत बहुत क्या है? नेग्लिजिबल है। कितना प्रतिशत है? लेस देन 0.015%। अरे आया समझ में? इसीलिए इसको ढूंढना बहुत क्या रहा? डिफिकल्ट रहा। इसको ढूंढने वाले साइंटिस्ट थे HC यूरे। क्या थे? HC यूरे। इन्होंने 1931 में ड्यूटेरियम को ढूंढा और आइसोटोप की डिस्कवरी में सिंगल आइसोटोप है जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला। कोई सोच ही नहीं सकता था हाइड्रोजन का आइसोटोप हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है। मैंने बताया है यूनिवर्स के मास का 70% अकेले हाइड्रोजन। तो कितना स्टेबल है और यह समझा जा सकता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप होना यह किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन इसका आइसोटोप मिला। यूरे ने ढूंढा 31 में, और इसके लिए 1934 में इनको नोबेल प्राइज मिली। और जिस साल इनको नोबेल प्राइज मिली है उसी मतलब इनके ढूंढने के तुरंत बाद लोगों ने बाकियों पर काम किया, तो इसको भी ढूंढ लिया था। इसको ढूंढने वाले साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। ट्रेसेस ओनली, मैंने पढ़ा है ना, इसका कोई प्रतिशत नहीं होता, ये कभी मिल गया वही है। और इसको ढूंढने वाले साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एंड ओलिफेंट नाम है एक साइंटिस्ट, ओलिफेंट। इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ऊपर वाले का था। ये इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो? नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है भाई।
तो चलिए एनीवेज, हाइड्रोजन, तो इसमें सब में न्यूट्रॉन अलग अलग है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है 0, तो प्रोटियम इज द ओनली एलिमेंट हैविंग नो एनी न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स की कहानी थी, आइसोटोप्स आप समझते हैं। चलिए सेकंड नंबर पे मैं आता हूं, आइसोबार्स। क्या होता है बेटा आइसोबार्स? एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी है या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग एलिमेंट के एटम्स में अगर क्या सेम हो जाए, मास नंबर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर ना, देखते जाइएगा, मतलब Z सेम कि नॉट सेम? नॉट सेम। Z एटॉमिक नंबर अलग अलग, एलिमेंट अलग भी, और मास नंबर क्या है? सेम। अब मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो मुझे यह बताओ इससे न्यूट्रॉन सेम हुआ कि डिफरेंट हुआ? सेम या डिफरेंट? डिफरेंट हो गई, क्योंकि P ही सेम नहीं है और N प्लस P सेम है, तो N क्या होगी? सेम नहीं होगी, N ही ना मैनेज करेगा। P अगर कम है तो N क्या होगी? ज्यादा, तब ना A की वैल्यू दोनों केस में सेम हो जाएगी। बोलो ठीक है। मान लो कि अगर 2 एलिमेंट है X और Y, 2 एलिमेंट है X और, ध्यान से, दोनों आइसोबार्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? दोनों का मास नंबर क्या होगा? सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या अलग है। तो मुझे यह बताओ, यहां पर A बराबर P1 प्लस N1 लिखोगे? लिखोगे ना, और ये इक्वल हो जाएगी इसके A के P2 प्लस N2। बोलो, तो क्या यहां से क्या दिखा आपको? P1 माइनस P2 इक्वल्स टू N2 माइनस N1। अरे दिखा, इसका मतलब क्या निकला कि 2 एलिमेंट आइसोबार तब कहलाते हैं यदि दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के एटम में डिफरेंस के इक्वल हो। क्लियर है? 2 एलिमेंट आइसोबार्स कब कहलाए? यदि दोनों का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस दोनों के एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंस के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। और एक बात समझ में आई आपको, यदि P1 ग्रेटर देन है P2 तब N1 लेस देन है N2। ये बात समझ में आई अच्छे से? सभी लोग देख लो एक बार अच्छे से। क्या सभी लोग ऑनलाइन से बोलो? सोनी, जारा, दिव्या, नितिन, तनिषा, सेजल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ तुम लोगों का ये लाइन? सभी का, क्योंकि इसमें P1 माइनस P2 है और इसमें N2 माइनस N1 है, तो अगर P1 बड़ी है P2 से तो N1 क्या होगी? छोटी होगी N2 से। इसको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे देख सकते हो। मान लो आर्गन 40, पोटेशियम 40 और कैल्शियम 40 लिखते हो। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 18, 19, 20, इधर ज्यादा है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 22, 21, 19। P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 2, N2 माइनस N1 2। क्लियर हो गया? न्यूक्लियर घटना है या इलेक्ट्रॉनिक घटना है आइसोबार होना? न्यूक्लियर। सही है। चलो, तीसरा टर्म है छोटा सा आइसोटोन्स। क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में क्या सेम हो जाए? न्यूट्रॉन्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same number of neutrons। सही है ना? मतलब A क्या है, Z क्या है? नॉट कांस्टेंट। बोलो, लेकिन N क्या है? तो मुझे बताओ A क्या होगा? कांस्टेंट या नॉट कांस्टेंट? नॉट कांस्टेंट।
देखो क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट कई बार किया जा चुका है इस फॉर्म में कि अगर दो चीजें आइसोबार्स हैं, अगर दो चीजें, तो क्या वो दोनों चीजें आइसोटोन हो सकती हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर दो चीजें आइसोबार है तो वहां पे एटॉमिक मास सेम है, मतलब मास नंबर सेम, और यदि आइसोटोन हुआ तो मास नंबर सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन सेम और प्रोटॉन डिफरेंट है। क्लियर हुआ? इसलिए आइसोबार्स कभी भी क्या नहीं हो सकता, और ये वो भी नहीं हो सकता है। ये दोनों आइसोटोप हो सकता है क्या? नहीं, आइसोटोप में एलिमेंट ही सेम है। आइसोटोप पिछले पेज में, उसमें एलिमेंट क्या था, और इन दोनों में एलिमेंट क्या है, मतलब तीनों एक दूसरे में से कुछ भी नहीं हो सकता। अरे क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक है ये कि न्यूक्लियर इवेंट है? ये भी न्यूक्लियर है, न्यूट्रॉन के कारण है ना, तो ये भी न्यूक्लियर इवेंट है। एग्जाम्पल देख लो, अगर आपने लिखा एल्यूमिनियम सोडियम 23, तो न्यूट्रॉन कितना है 12, और मैग्नीशियम 24, तो न्यूट्रॉन यहां भी कितनी है 12, नहीं है? ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, खूब अच्छे से जानते हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अलग अलग फॉर्मूला में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, सेम ना? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इवेंट हो गई। अगली प्रॉपर्टी है आइसोस्टर्स, क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होनी चाहिए और सेम नंबर ऑफ एटम्स भी। क्या क्या बोला? सेम नंबर ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज, पहले वो अपने आप में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हैविंग क्या जी, सेम नंबर ऑफ एटम्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ क्या हो, एटम्स, उनको क्या बोलेंगे आप, आइसोस्टर्स। एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा Cn माइनस NO प्लस N2, तो इन तीनों में ही इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 प्लस 7 प्लस 1, 7 प्लस 8 माइनस 1, और 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। और एटम्स कितने हैं, 2 2 और 2, इसलिए ये क्या हुआ, आइसोस्टर्स हो। अरे क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर मैंने N2 लिखा और सिलिकॉन लिखा, तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों में कितने हैं, 14, बोलो। लेकिन क्या एटम्स दोनों में इक्वल हैं? इसीलिए ये क्या है और क्या नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, लेकिन आइसोस्टर है या नहीं है, आइसोस्टर्स। क्या आ गया समझ में? तो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। सारे आइसोस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्लियर है? डाउट है किसी को तो बोलो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। एक और टर्म है आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स देखो क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग क्या, सेम n-p वैल्यूज। क्लियर है? क्या होने चाहिए, n-p वैल्यूज सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले क्लियर है, न्यूक्लियर इवेंट है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस की चीज है। बोलो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम n-p वैल्यूज, जैसे एल्यूमिनियम 27 और सोडियम 23, n-p कितना है, 4, n कितनी है
n कितनी है 14। कैसे? एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो न्यूट्रॉन कितना हुआ 27 माइनस 13 बराबर 14 हुआ ना। और प्रोटॉन कितनी 13, तो n माइनस पी कितनी हो गई 1। n कितनी है 11 कैसे 12, n 12 ना, 11 तो प्रोटॉन है, 12 हो गई न्यूट्रॉन और 11 हो गई प्रोटॉन, तो n माइनस पी फिर से कितनी हो गई। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए आइसोडायफर, न्यूक्लियर इवेंट हो गए। एक पॉइंट है देखो, इसको कई बार ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, n माइनस पी आइसोडायफर के लिए आप क्या लिखते हैं इक्वल n माइनस पी। अरे यही ना बोले, आप इसी को बोल सकते हो n माइनस पी का एक नाम होता है आइसोटोपिक एक्सेस। क्या बोलते हो? जैसे n प्लस पी को मास नंबर बोलते हो, n माइनस पी को क्या बोलते हो आइसोटोपिक एक्सेस। तो आइसोडायफेयर्स मतलब सेम आइसोटोपिक एक्सेस वैल्यू, आइसोडायफेयर्स मतलब सेम आइसोटोपिक एक्सेस वैल्यू। इसको a माइनस 2p भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है a माइनस 2p। क्यों a माइनस 2p, a बराबर n प्लस पी माइनस 2p बराबर, आ गया समझ में एक ही चीज। तो आइसोडायफर के लिए a माइनस 2p भी बोल सकते हो, n माइनस p भी बोल सकते हो और सेम आइसोटोपिक एक्सेस वैल्यू भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया अच्छे से सभी का? तो इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर इवेंट प्रॉपर में इससे ज्यादा बताना वो टाइम का भी वेस्टेज है और जरूरत भी नहीं है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, यहां तक आज समाप्त हो गई। अगली क्लास में हम लोग मॉडल की तरफ एंटर करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो बना लेना है और फिर टेस्ट भी होते चले जाएंगे, वो भी देना। आज एक टेस्ट अनलॉक हो जाएगी फिर से, उसको दे दीजिएगा। किसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की एक टेस्ट और आज अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू। ऑनलाइन वाले लोग थैंक यू। ठीक है।